सवाल है कि क्या मुस्लिम देशों का फायदा कराएंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप और क्या अमेरिका बदल देगा मध्य पूर्व में हालात। और सवाल तो यह भी है कि क्या दुनिया में तबाही बढ़ेगी या फिर घटेगी। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, ट्रंप कैसे रोकेंगे इजराइल और ईरान की ये जंग। दूसरा, यूएस ने नए राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं उनके मुस्लिम देशों से कैसे रिश्ते हैं। तीसरा, इजराइल के रिश्ते ट्रंप और बाइडेन से कैसे हैं। चौथा, ईरान और हिजबुल्लाह ने ट्रंप की जीत पर आखिरकार क्या कहा। और पांचवा, अब आगे दुनिया में तबाही बढ़ेगी या फिर रुकेगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट यही है कि भाई ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। इन्होंने वादा किया था कि ये जो ईरान इजराइल की जंग चल रही है उसको मैं रोक दूंगा। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिरकार ये कैसे रोकेंगे, इनके पास क्या क्या रास्ते हैं। देखिए, इजराइल, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, आपको पता है चारों ही राजी नहीं है। इधर से हिजबुल्लाह भी हमले करता है तो हमास भी हमले कर रहा है। इजराइल, ईरान रुकने के लिए तैयार नहीं है, इनकी धमकियां लगातार आती रहती हैं। चारों कोई भी समझौता करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। 1 साल से ज्यादा हो गया है गाजा और इजराइल की जंग को। मिस्र, सऊदी, कतर ये सब कोशिश कर चुके हैं कि कुछ मध्यस्थता करके कुछ भी ऐसा कर दे कि इन लोगों का पूरा सॉर्ट हो जाए और जो ये लोग मर रहे हैं, बेवजह मर रहे हैं, जिनकी यहां पर मौत हो जा रही है, वो रुक जाए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। तो ट्रंप ऐसा क्या कर देंगे कि अचानक से ये जंग रुक जाएगी। अमेरिका, इजराइल साथी हैं। मैं आपको बता रही हूं कि क्यों अमेरिका के पास सबसे ज्यादा ताकत है इस मिडिल ईस्ट में ये जो जंग चल रही है उसको रोकने की। क्योंकि आप भी देख लीजिए, इजराइल की जो सबसे ज्यादा ताकत है कहां से आती है? अमेरिका से आती है ना। अमेरिका चाहे तो अपनी नीतियों से, अपने फैसलों से कुछ भी कर सकता है। और अमेरिका के सैनिक, यानी वेपन्स, आप सैनिक ले लीजिए, उनके फोर्सेस ले लीजिए, सब मिडिल ईस्ट में है। तो अगर अमेरिका चाहे कुछ ऐसे फैसले ले ले तो मध्य पूर्व में पूरी की पूरे जो हालात हैं उनको पलट सकता है। और अब अमेरिका की कमान किसके हाथों में? ट्रंप के हाथों में। अब ये नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो देखिए, अब हमारा सवाल आता है कि ट्रंप के सामने अब कितने रास्ते हैं, कितने ऑप्शन हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन यही है कि इजराइल को सैन्य मदद देना बंद कर दे। नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर दबाव बनाए कि भाई जो तुम ये कर रहे हो वो मत करो। और अगर गाजा और लेबनान में ऐसा ही चलता रहा तो फिर उनकी जो सैन्य मदद है वो बंद हो जाए। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है, मुश्किल है होना, लेकिन एक ऑप्शन इनके पास ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? इजराइल को ईरान के खिलाफ खुली छूट दे देना। फिर तो देखिए तबाही है, क्योंकि आपको पता है ट्रंप और ईरान के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं, ईरान के खिलाफ रहे हैं ट्रंप। और अगर ट्रंप ये कह देते हैं इजराइल को कि तुम्हें खुली छूट है, देखिए बाइडेन जो कि पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके पास तो फिर भी उन्होंने दबाव बना रखा था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला नहीं होना चाहिए, उनकी ऑयल फैसिलिटीज पर हमला नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू को फोन करके उन्होंने बताया था कि देखिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। लेकिन अगर ट्रंप ने इजराइल को खुली छूट दे दी कि तुम करो जो करना है, हम बैठे, तो कहीं बात परमाणु बम तक ना आ जाए। आपको भी पता है कि कैसे ईरान के पास फैसिलिटीज हैं। और अगर अमेरिका, इजराइल मिलकर ठान लेते हैं कि भाई इनको न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाने नहीं देना है, तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर ईरान की धमकियां भी तैयार है कि हम तो इतने सक्षम हैं, जरा सी भी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इधर से उधर करने की कोशिश की तो फिर तो हम ऐसी तबाही मचाएंगे कि पूरी दुनिया इसमें जो है अंदर आ जाएगी और विश्व युद्ध तीसरा आप देख पाएंगे। तो ये ऑप्शन 2 तो पूरा का पूरा तबाही वाला है। अच्छा, ऑप्शन 3 क्या है? कि गाजा, लेबनान पर दबाव बनाकर समझौता कराना। यानी गाजा, लेबनान पर दबाव बनाए कि देखिए कि तुम कुछ ऐसी चीजें मान लो जो अभी मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं है, या अगर ये जमीनी मुद्दा है कि कुछ तुम मान जाओ, कुछ उनसे मनवा देंगे। तो गाजा और लेबनान पे जोर दबवा के, दबाव देकर उनको समझौता करवा दे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ऑप्शन 3 है वो नेतन्याहू के लिए एक ना एक टेंशन बन सकता है। कैसे टेंशन बन सकता है? कि देखिए, अगर नेतन्याहू सरकार इस वक्त जो बैठे हुए हैं, उनकी सरकार चल रही है, उन्हीं के सरकार के अधिकारी उनको ये कह चुके हैं कि अब तो गाजा के साथ युद्ध तभी बंद होगा जब पूरा का पूरा हम हमास को खत्म कर देंगे। और देखिए, आपको भी पता है हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करना इजराइल के लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि अभी तक हमास के हमले भी बंद नहीं हुए हैं। कासम ब्रिगेड लगातार वहां पे हमला कर रही है और हिजबुल्लाह तो कह ही रहे हमारे पास तो बहुत ताकत है, हम तो करते रहेंगे हमला और हम तो ये जो जंग है खींचते रहेंगे। देखिए, नेतन्याहू सरकार के अधिकारियों की तख्ता पलट की धमकी। उन्होंने कहा है अगर ये जंग बंद हो गई, हमास को बिना खत्म किए, तो फिर हम नेतन्याहू की सरकार को पलट देंगे, यानी हम उनसे अपना जितना भी समर्थन है वो वापस ले लेंगे। तो हमास को खत्म किए बिना जंग बंद नहीं होनी चाहिए। तो नेतन्याहू भी अभी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से घिरे हुए हैं। देखिए, इसलिए हो रहा है पीएम का अपने देश इजराइल में ही विरोध। अभी आपको पता है कि पीएम जो नेतन्याहू हैं उनके खिलाफ ये आरोप लगे कि वो चाहते ही नहीं कि गाजा के साथ कोई पीस टॉक हो, वो चाहते ही नहीं लेबनान और गाजा में जो इनका युद्ध चल रहा है वो रुक जाए, क्योंकि अगर वो रुक जाएगा तो फिर नेतन्याहू के लिए वो परेशानी हो जाएगी। और इसलिए ही
गाजा के साथ बार बार जो ये डील फेल हुई है वो कहीं ना कहीं नेतन्याहू इसके जिम्मेदार है। और अभी आपको पता है कि इनके जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, गैलेंट उनका नाम है, उनको फायर कर दिया नेतन्याहू ने, क्योंकि जो गैलेंट है उन्होंने ये कहा था कि युद्ध नीति नेतन्याहू की ठीक नहीं है और वो ये प्रयास नहीं कर रहे हैं कि गाजा में जंग रुके। तो देखिए बहुत सारे डिफरेंसेस थे गैलेंट और नेतन्याहू के बीच में, और रक्षा मंत्री जो गैलेंट है उन्होंने खुले तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ बातें बोली थी कि उनका जो पूरा का पूरा पक्ष है इस युद्ध को लेकर वो लोगों के हित में नहीं है, तो उन्होंने उनको फायर कर दिया। तो अब जो इतना सारा मेस क्रिएट हो रखा है ना मिडिल ईस्ट में, तो सवाल तो यही उठ रहा है कि किस तरीके से ट्रंप, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप बहुत गहरे दोस्त हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, और नेतन्याहू कहीं ना कहीं खुश भी है कि ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है कि भाई आप क्या करोगे। अब अगर आपके पास ये सारे रास्ते हैं, उसके बीच में जो इनका अपना अलग से मैस चल रहा है, फिर मिडिल ईस्ट में चाहे जितने भी रिलेशन आपके हैं, तो इसके बाद ट्रंप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे कि कोई ऑल्टरनेटिव निकालते हैं, देखना होगा। अब देखिए ट्रंप के मन में क्या है। अब आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके के इंसान है और किस तरीके के उनके जो राजनीतिक नीतियां हैं वो किस तरीके की। देखिए जो ट्रंप हैं वो पहले बिजनेसमैन, यानी कारोबारी दिमाग है उनका, बिजनेसमैन माइंड है। वो चीजों को ब्लैक और व्हाइट में देखते हैं कि या तो आर या फिर पार, बीच में चीजों को लटकाना उनको पसंद नहीं है। उनको पसंद है मुनाफा, कि अगर युद्ध में उनका मुनाफा हो रहा है किसी भी तरीके से तो वो कर लेंगे, लेकिन उनको युद्ध पसंद नहीं है। वो खुद भी कह चुके हैं कि मैं बिल्कुल भी युद्ध कराने, और ये भी आप बात देख लीजिए कि जब उनका कार्यकाल था 2016 में, जब वो राष्ट्रपति बने थे यूएस में, तो उनके कार्यकाल के दौरान कोई नया युद्ध शुरू नहीं हुआ। तो देखिए चीजों को लटकाना पसंद नहीं है, मुनाफा पसंद है, युद्ध के पक्ष में नहीं रहते हैं। खुद भी कह चुके हैं कि अगर मैं रहता सत्ता में तो इतनी बात बढ़ती नहीं। रशिया यूक्रेन का भी देख लीजिए, वो कभी होता ही नहीं, मैं समझा लेता। यहाँ रशिया यूक्रेन में आपको बता दूं कि रूस के प्रति उनका थोड़ा नरम रुख है, सौदेबाजी में माहिर है, नेगोशिएशंस में बहुत अच्छे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कई ऐसे रिकॉर्ड्स थे, कई ऐसे ट्रीटीज थी जिन्होंने ट्रंप ने अपने आप को अलग कर दिया, यानी अमेरिका को अलग करवा दिया अपने पिछले वाले कार्यकाल में। तो इस तरीके से जो ट्रंप के मन में है, तो अगर उनकी ऐसी अप्रोच रहती है तो मिडिल ईस्ट में वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। देखिए इजराइल को कह चुके हैं फिनिश द जॉब, यानी ये जो इतने टाइम से मौत भी हो रही है, कुछ नतीजा भी नहीं निकल रहा है, मासूमों की जान भी जा रही है, तो ये जो इतने टाइम से चल रहा है वो बंद होना चाहिए। और इजराइल को तो कह चुके हैं फिनिश द जॉब, हालांकि ये क्लियर नहीं किया कि किस तरीके से फिनिश द जॉब। या तो आप एक बारी में सबको खत्म कर दो, और या फिर आप समझौता करके इस जॉब को, यानी इसको रोक दो, या फिर आप सबको खत्म कर दो। दो ही तरीके होते हैं फिनिश द जॉब के। तो अमेरिका फर्स्ट नीति, यानी पूरा राष्ट्रवादी, यानी इनका पूरा का पूरा ये जो है नीति है, उनका पूरा का पूरा मानना है कि अमेरिका फर्स्ट रहना चाहिए। अमेरिका की सरजमीन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको सबसे ज्यादा अवसर मिलना चाहिए। और यही रीजन है कि जितने भी ये इमिग्रेंट्स जितने भी वहां से आते हैं या अवैध तौर से आते हैं, तो उनका ये मानना है कि उनको अगर कोई इलीगल तौर पर आ रहा है तो हम उनको नहीं आने देंगे। और तो और ये जो माइग्रेंट्स आते हैं और जो वहां के नागरिक हैं, उनकी नौकरी, उनका खाना, उन सब का बंटवारा होता है ना भाई। अगर कोई दूसरे देश से आ रहा है, और मेनली वहां पर अगर मुस्लिम कंट्रीज से आ रहे हैं, तो उनके लिए इन्होंने ये कहा था कि देखिए हम नहीं आने देंगे, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं, अमेरिकन सिटीजन हैं, उनको ज्यादा अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो नौकरी के मामले में हो, चाहे वो किसी भी फैसिलिटी के मामले में हो। तो उनकी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति है। ट्रंप ने पहले भी मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया है, और यही कारण है कि ट्रंप से पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि क्यों ट्रंप ऐसा कर सकते हैं, क्यों ये जो हालात चल रहे हैं उनको रोक सकते हैं। क्योंकि पहले भी उन्होंने मिडिल ईस्ट से अपने कार्यकाल में अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया था। अफगानिस्तान में युद्ध के अंत की घोषणा भी कर चुके हैं ये अपने पहले कार्यकाल में। ट्रंप बड़े फैसले लेने में कमजोर नहीं पड़ते, ये इनकी खूबी है। दबाव बनाते हैं सामने वाले से, क्योंकि इनको पता है कि अमेरिका का पावर दुनिया में बहुत ज्यादा है और वो बहुत कुछ इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो अपने बड़े फैसले हैं उनको लेने में कमजोर नहीं पड़ते, ले लेते हैं। और तो और ये भी देखा गया है, काफी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो मानव अधिकार हैं उनके प्रति उनका थोड़ा सा नरम रुख है, यानी वो उनके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। अगर मानव अधिकारों के नाम पर कुछ भी उल्लंघन हो रहा है तो वो उसको होने देंगे, उसके बारे में कुछ ज्यादा सोचेंगे नहीं, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का कहना है। ट्रंप का दामाद यहूदी जैरेड कुश्नर, देखिए जो ट्रंप की बेटी है इवांका ट्रंप, उनके जो पति हैं यानी ट्रंप के दामाद, वो एक यहूदी परिवार के हैं। और जो दूसरे दामाद हैं वो लेबनीज परिवार के हैं। नाम देख लीजिए, माइकल बॉबलस और टिफनी ट्रंप जो है उनके पति हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां से माइकल ने भी
जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं उनके उन्होंने कहा था कि लेबनान के लिए अगर ट्रंप को आप लोग वोट करते हैं तो लेबनान के लिए काम करेंगे और लेबनान के लोगों की जान बचाएंगे ट्रंप। और इधर जो यहूदी वाले दामाद है वो भी कह चुके हैं कि भाई इजराइल के लिए, और फिर क्योंकि इधर पूरा का पूरा मामला यह है तो जितने भी यहूदी वोटर्स हैं, जो भी यहूदी हैं, वो ट्रंप के समर्थक हो जाते हैं। और देखिए ट्रंप का एक और दावा है कि इस बार अरब और मुस्लिम समुदाय ने ट्रंप को अच्छा खासा वोट किया है और इसलिए ही वो बहुमत में आ पाए हैं। यानी जो मुस्लिम वोटर्स ट्रंप के एक वक्त खिलाफ हुआ करते थे, अब उन्होंने उनको वोट कर दिया है। और इसके पीछे भी कई रीजन है, अभी आगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप देख लीजिए मिशिगन में ही, उधर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलर, मतलब वहां पर वोट हैं और वहां पर भी ट्रंप जीत गए हैं, तो मतलब मुस्लिमों ने ट्रंप को वोट किया है। देखिए अब सवाल तो यही है, ट्रंप के सामने चुनौती है कि अमेरिका फर्स्ट को चुनेंगे या इजराइल से दोस्ती। क्योंकि अगर आप इजराइल से दोस्ती चुनते हैं तो आपको कई सारा फंड इजराइल को देना पड़ेगा, चाहे वो वेपन्स के मामले में हो, चाहे वो मदद के मामले में हो, सैनिकों के मामले में हो। अगर तबाही इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, अगर ईरान हमला कर देता है सोचिए, और ज्यादा सहायता की जरूरत पड़ेगी इजराइल को, तो आपको भाई अमेरिका को सहायता तो देनी पड़ेगी ना, पैसा फंड सब तो देना पड़ेगा ना। तो अब इधर ये सवाल आ जाता है कि क्या ट्रंप ये चुनेंगे कि इजराइल को मदद हम बहुत ज्यादा दे दे, या फिर ये चुनेंगे कि नहीं नहीं अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका के लोगों के लिए ये पैसा हमें रखना चाहिए और जो ये जितना भी मिडिल ईस्ट में मामला है इसको कम से कम खर्चे में हमको सुलझाना चाहिए। और खर्चे में आप ये देख लीजिए जिंदगियां भी आ गई, यानी जितनी मौतें हो रही हैं वो भी कम से कम हो, जो लगातार वहां पर तबाही हो रही है वो भी कम से कम हो। अब दूसरा देखिए, यूएस के नए राष्ट्रपति ट्रंप के मुस्लिम देशों से कैसे रिश्ते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। आपने भी कल से खूब सारी खबरें देख ली होगी। अगर मैं आपको इन दोनों के रिश्ते बताती हूं तो देखिए 2015 में जब ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो एक परमाणु प्रोग्राम रोकने के बदले जो उन्होंने प्रतिबंध हटा दिए थे। आपको पता है कि हमेशा से अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं कि आप व्यापार नहीं कर सकते हो, हमारे साथ तो नहीं कर सकते हो, बाकी देशों के साथ भी नहीं कर सकते हो। और ईरान और हमेशा से अमेरिका कट्टर दुश्मन रहे हैं। लेकिन 2015 में ओबामा सरकार, यानी ओबामा ने आकर क्या किया, उनको बोला ईरान को कि तुम अपना जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोक दो और उसके बदले में जो अमेरिका ने तुम पे प्रतिबंध लगा रखे हैं हम उनको हटा देंगे। लेकिन ट्रंप जब आए 2016 में, जब वो राष्ट्रपति बने, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि आकर और ज्यादा प्रतिबंध बढ़ा दिए, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो तुम कंट्रोल में रखो ही रखो, लेकिन हम सैंक्शंस नहीं हटाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये भी पूरा का पूरा मामला रहा कि इतने सारे सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर हैं अमेरिका की तरफ से, तो जो भारत ईरान से सस्ता तेल खरीदता था वो भी कहीं ना कहीं बंद हो गया। अच्छा, आप टेंशन भारत को ये भी आपको पता है, चाबार पोर्ट से डील चल रही है हमारी ईरान के साथ, तो उस पर कोई आफत ना आ जाए, क्योंकि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं तो ईरान पर और शिकंजा कसेगा। तो कहीं जो भारत की ईरान से ये चाबार पोर्ट वाली डील चल रही है, कहीं उसको बंद ना करना पड़ जाए सैंक्शंस के चक्कर में, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रतिबंध मतलब ईरान से व्यापार करने से रोकना, आपको समझ में आ चुका होगा भाई। ये पूरी जो ग्लोबली हम सब कनेक्टेड हैं, ट्रेड के थ्रू कनेक्टेड है ना। अगर आप सैंक्शंस लगा देते हो कोई भी चीजों पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर जो आपका नेटवर्क है, जो ट्रेड नेटवर्क है, पूरा मार्केट है, वो प्रभावित होता है। और ट्रंप तो ये भी कह चुके हैं कि हम टैक्स बढ़ा देंगे, तो इससे जो पूरी की पूरी आपकी इकोनॉमी का नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाएगा। देखिए ट्रंप ईरान के रिश्ते तनावपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि यूएस ने स्ट्राइक की थी और ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी 2020 में। 2002 में इराक से जंग में मदद की थी, फिर 2004 में यूटर्न ले लिया था ट्रंप ने। भाई 2002 में ये रिपोर्ट आई कि ट्रंप ने जो इराक में इन्वेजन हुआ था उसका पीछे के रास्ते से समर्थन किया, लेकिन जैसे ही 2004 आता है तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो इराक के साथ जंग हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, वो पैसा कम से कम आप अमेरिका में लगा देते तो न्यूयॉर्क वालों का या हमारे अमेरिकन लोगों का भला हो जाता। अब आपने ईरान के साथ रिश्ते देखे कि ईरान के लिए सब कह रहे हैं कि अब ईरान की हालत टाइट होने वाली है क्योंकि ट्रंप आ गए हैं, लेकिन ईरान ने भी इस पे जवाब दिया है, वो अभी आगे बताऊंगी मैं आपको। ट्रंप और मुस्लिम देशों के रिश्ते कैसे हैं, देखिए ट्रंप ने अरब वर्ल्ड और इजराइल की दोस्ती कराई। 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था। आपको पता है कि कैसे अरब वर्ल्ड है, यानी जो मुस्लिम देश है, वो इजराइल के भी दुश्मन रहे हैं क्योंकि इजराइल बीइंग अ यहूदी देश। तो अब मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने जब वो अपने कार्यकाल में 2016 में आए तो अरब और इजराइल की दोस्ती कराई, उनके बीच में ट्रेड की डील करवा दी। 2016 में राष्ट्रपति बनकर पहला दौरा सऊदी अरब का किया। अभी तक देखा जाता था दूसरे राष्ट्रपति जो अमेरिका के बनते थे वो या तो कनाडा जाते थे, पहले मैक्सिको जाते थे, पहले आधिकारिक दौरे पर राष्ट्रपति बनने के बाद, और ट्रंप पहले पहुंच गए सऊदी अरब। तो सब लोग चौंक गए और सबको पता चला कि कितनी ताकत है, मिडिल ईस्ट और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से बेहतर हो रहे हैं। मुस्लिम देशों और यूएस का बढ़ेगा व्यापार, सवाल है
कि अगर ट्रंप अपना कारोबारी दिमाग लेकर आते हैं तो देखिए आपको भी पता है मिडिल ईस्ट में बिजनेस का कितना स्कोप है, और अब तो वो लोग टूरिज्म पे भी कितना ध्यान देते हैं। तो कहीं ये जो इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा और इन सब का मुद्दा है, कहीं वो रीजन स्पेसिफिक हो जाए, और जो पूरा का पूरा आपका मिडिल ईस्ट है, लगभग आपको पता ना 50 मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो उनसे क्या व्यापार बढ़ेगा और क्या इससे मुस्लिमों को, यानी वहां के जो सिटीजन्स है, जो मेजॉरिटी में वहां पे मुस्लिम्स रहते हैं, उनको फायदा होगा ट्रंप के आने से, बड़ा सवाल है। और देखिए पाकिस्तान के खिलाफ आपको पता है हमेशा से सख्त रुख रहा है, जैसे भारत का रहता है वैसे ही ट्रंप का भी रहता है। और तो और जो मदद जाती थी, सैन्य मदद, वो भी रोक दी थी ट्रंप ने। बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में भी दिया था बयान, और ये काफी जो है बयान वायरल भी हुआ था, आपको पता होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। ट्रंप और तुर्की के टूट गए थे रिश्ते, एक डील थी उसके चलते जो तुर्की और ट्रंप है यानी अमेरिका के रिश्ते टूट गए थे, और आज तक भी वो बेहतर नहीं हो पाए। तुर्की आपको पता है ईरान, इराक और सीरिया के साथ है, और कैसे इजराइल के खिलाफ भी लगातार मोर्चा खोला हुआ है तुर्की ने। ट्रंप की ट्रैवल बैन पॉलिसी का हुआ था विरोध। जब ट्रंप अपने कार्यकाल में थे तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी कि जितने भी अवैध लोग आते हैं मेनली मुस्लिम कंट्रीज से, उन पे हम ट्रैवल बैन लगाते हैं, उनको हम अपने देश में यानी अमेरिका में आने नहीं देंगे। और जो ये पूरी की पूरी ट्रैवल बैन पॉलिसी है, मुस्लिमों ने इसका जमकर विरोध किया था, और उन्होंने साफ तौर पर मुस्लिमों का नाम लेके ये चीज बोली थी। देखिए चाहे वो लिबिया हो, चाहे सोमालिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे यमन हो, इन सब के लोगों पर एंट्री बैन कर दी थी। और इससे यूएस के जो मुस्लिम हैं वो भी ट्रंप से काफी खफा हो गए थे। यूएस में मुस्लिमों को टारगेट करने के आरोप, ये भी आरोप लगते हैं सिविल राइट्स के ऊपर, कि ट्रंप अमेरिका में जो मुस्लिम वहां पर रह रहे हैं उनके खिलाफ टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ हमले होते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा इस्लामोफोबिया है वहां पर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कई आरोप लगते हैं मुस्लिमों का सेंस में। और देखिए बाइडेन ने सत्ता में आकर हटा दिया ट्रैवल बैन, जो ट्रंप ने लगाया था, जिसके बाद विरोध हुआ था, और जिससे मैंने आपको बताया कि क्यों मुस्लिम लोग खफा रहते हैं ट्रंप से। तो उसके बाद बाइडेन जब आए राष्ट्रपति, जब वो बने डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो उन्होंने ये ट्रैवल बैन हटा दिया। अब देखिए तीसरा देख लीजिए, इजराइल के रिश्ते ट्रंप और बाइडेन से कैसे हैं। अब बाइडेन पहले राष्ट्रपति यानी अमेरिका के जो इस वक्त है, और अब नए राष्ट्रपति ट्रंप बन चुके हैं। तो दावा है कि हाल ही में बिगड़े थे नेतन्याहू बाइडेन के रिश्ते। ऐसा कहा जाता है इस जंग के बीच में ही कि जो बाइडेन है डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो मानव अधिकारों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। उनका ये मानना है कि जो गाजा और लेबनान में हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, और अगर इजराइल वहां पर मदद नहीं पहुंचवा रहा है तो ये तो और भी बड़ी बात है। तो इजराइल को थोड़ा कंट्रोल कर लिया था बाइडेन ने। आपको पता है मैंने आपको अपने शो में बताया था, फोन पे उनकी बात हुई थी बाइडेन और नेतन्याहू की, और बाइडेन ने ये कह दिया कि देखो तुम कंट्रोल में रहो, तुम वहां पर मदद भी पहुंचने दो, ईरान पर ज्यादा बड़ा हमला भी नहीं करना है, अच्छा उनके सैन्य अड्डों पर हमला करना है तुम कर दो, लेकिन इतना बड़ा हमला और ये जो तबाही हो रही है ना उसको कंट्रोल करना है। और दबाव के चक्कर में मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट आई थी कि थोड़ी सी जो मदद है वो भी कम कर दी थी, यानी जो डिलीवरी जाती है वेपन्स की, सैनिकों की, वो थोड़ा रोक दी थी अमेरिका ने, यानी बाइडेन के कार्यकाल में। लेकिन फिर दूसरे आरोप भी तो ये लगते हैं, चाहे फिर वो थर्ड बैटरी सिस्टम हो, चाहे वो वेपन्स वहां पर भेजना हो, चाहे वहां पर सैनिक भेजना हो, बाइडेन ने पूरा सपोर्ट किया है। ल जाने कितने करोड़ों रुपए अभी तक दे चुका है अमेरिका इजराइल को, ताकि जंग वहां पर यानी इजराइल को डिफेंड करने के लिए कितनी मदद कर चुका है। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी का मानव अधिकारों पर जोर मैं आपको बता चुकी हूं। बाइडेन ने इजराइल पर दबाव बना रखा था, दावा बाइडेन है गाजा लेबनान तबाही के जिम्मेदार, यानी उधर के लोग जो हैं जितने भी वहां पर मुस्लिम लोग हैं, और अगर मैं मेनली आपको गाजा की बात करती हूँ या फिर मैं लेबनान की बात करती हूँ, उनको लगता है कि ये अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है ना मिडिल ईस्ट में, यही जड़ है कहीं ना कहीं, इसलिए ही इजराइल के साथ इतनी जंग होती है, इसलिए इजराइल इतना उड़ता है कि हमारे पास पूरा अमेरिका का सपोर्ट है, और इसलिए ही मिडिल ईस्ट में इतना प्रेजेंस होना है यूएस का, कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं उनके लिए घातक हो रहा है। और इसलिए भी मुस्लिम लोग पसंद नहीं करते हैं अमेरिका को कि उनका इतना इन्वॉल्वमेंट है, और जो इतनी तबाही हो रही है भाई, जो ये बम आ रहे हैं या जितने भी लेबनान में तबाही हो रही है, गाजा में तबाही हो रही है, इजराइल कहां से इतनी मदद आ रही है, तो अमेरिका से ही आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी जिम्मेदार हुआ। तो ये पूरे के पूरे दावे किए जाता है। ट्रंप ने उठाया इसका फायदा और जीत गए चुनाव। ट्रंप ने सोचा कि अभी वैसे भी लहर है, इतने टाइम से ये युद्ध चल रहा है और बाइडेन के खिलाफ वैसे भी कई लोग नाराज हैं, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया और एक नैरेटिव सेट करके जीत गए। और हालांकि बहुत सारे और भी अदर रीजंस है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी, लेकिन उसमें से एक फैक्टर ये भी है। अच्छा, ट्रंप का एक और दावा है कि जो कमला हैरिस है, जो इनकी ओपोनेंट थी, जो कि हार चुकी है इनसे, डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस, कि कमला को अगर आप लोग जिता देते हैं यानी अमेरिका जिता देता है, तो वो तो युद्ध प्रेमी है, उनको तो बड़ा पसंद है कि युद्ध हो। उनको अगर वो ऐसा अगर उनको आप लोग जितवा देते हो तो लाखों मुसलमान मर जाएंगे, वहां पर जितने भी है मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ जाएंगे और विश्व युद्ध तीसरा हो जाएगा, क्योंकि कमला हैरिस को यानी जितना भी डेमोक्रेटिक पार्टी है, बाइडेन, इन सबको युद्ध पसंद है, इसलिए एक साल से लोग बंद नहीं करवा पाए हैं।
नेतन्याहू और ट्रंप गहरे दोस्त हैं, जेरूसलम को राजधानी बनाया। देखिए इसलिए भी लोग, मैं आपको बता दूं ना कि नेतन्याहू और ट्रंप क्यों इतने अच्छे दोस्त हैं, क्यों उनसे अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं जेरूसलम जो कि राजधानी इजराइल की, तो उसको पूरा का पूरा ऑफिशियल दर्जा देने के लिए अमेरिका ने सहायता की थी इजराइल की। सीरिया के गोलान हाइट्स पर इजरायली कब्जे का समर्थन किया था अमेरिका ने ट्रंप के कार्यकाल में। नेतन्याहू के रिश्ते अरब से बेहतर बनवाए, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि इजराइल और अरब देशों के रिश्ते बेहतर किए ट्रंप ने। और देखिए चौथा पॉइंट हमारा, ईरान और हिजबुल्लाह ने ट्रंप की जीत पर क्या कहा। तो हिजबुल्लाह चीफ अपनी एक वीडियो जारी करते हैं, उनका नाम है कासिम, और वो ये कहते हैं कि ये जो राजनीति में बदलाव आया है, चाहे कमला हैरिस बनती, चाहे आपके ट्रंप बन गए हैं, तो हमारे से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीति में बदलाव से कुछ नहीं होगा, हम नहीं बल्कि सामने वाला युद्ध बंद करने की गुजारिश करेगा। यानी ये इजराइल को मैसेज है कि वो लोग हमारे सामने भीख मांगेंगे कि तुम लोग युद्ध बंद कर दो, क्योंकि हम तो बहुत ताकतवर हैं, हिजबुल्लाह तो बहुत ताकतवर है, लेकिन सामने वाला कहेगा कि चलो हम तुम्हारी बात मान देते हैं, हम सक्षम नहीं है युद्ध करने के लिए, तुम युद्ध बंद कर दो। और देखिए ये भी कहा है हिजबुल्लाह चीफ ने कि अगर ट्रंप के आने से और नेतन्याहू की खुशी से हिजबुल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए, डोनाल्ड ट्रंप आए, कमला हैरिस आए, हम लोग तैयार हैं, हम लोग सक्षम हैं, हमारी ताकत बहुत ज्यादा है और हम बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं हैं। और देखिए इसी बीच में आपको बताऊं हिजबुल्लाह ने क्या किया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक कर दिया, कहां पर, ट्रंप हाइट्स पर। अभी ट्रंप हाइट्स एक इलाका है गोलान हाइट्स में, जहां पर, जब मैं आपको बता दूं, गोलान हाइट्स सीरिया से कब्जे में ले लिया था इजराइल ने, तो ये नाम दिया गया था, आपको देखिए ट्रंप हाइट्स दिख रहा होगा। तो ये मैसेज है हिजबुल्लाह की तरफ से कि उन्होंने ट्रंप हाइट्स पर ही मिसाइल का हमला छोड़ दिया, यानी एक तरीके से ये विरोध ही हुआ ट्रंप का। इधर देख लीजिए ईरान के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस हु वन द यूएस इलेक्शन। हमें फर्क नहीं पड़ता, कि हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, हम लोगों की अप्रोच वही है, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और जो भी मैं आपको बताऊं, जो वहां की गवर्नर है, उनके जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है बयान, वो ये आया है कि देखिए जितने भी हमारे पास सैंक्शंस लगाए गए उनसे हम आज तक भी डील करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ट्रंप का कार्यकाल पहले भी था और अभी भी था, तो हम इससे अनअफेक्टेड हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन आ गया कौन, क्योंकि हर जगह ये रिपोर्ट है ना ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो वहां के नेताओं का साफ बयान है कि हम अनअफेक्टेड हैं, और उनका ये स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है इजराइल और अमेरिका के लिए। अब देखिए ये जो नक्शा आप देख रहे हैं और इसमें जो आपको डार्क पार्ट दिख रहा है, ये बीच वाला, ये सारे तकरीबन, ये देखिए इधर, ये सारे 50 तकरीबन मुस्लिम देश हैं जो कि पूरे आपको देखिए दुनिया के नक्शे में दिखेंगे। और अभी हमने वही बात किया है कि कैसे उनके रिलेशन हैं अमेरिका के साथ और मेनली ट्रंप के साथ। देखिए जो इस्लाम है वो सेकंड मोस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलर धर्म फॉलो किए जाने वाला है, और अब तो कहा जा रहा है कि 2050 तक क्रिश्चियनिटी को भी ये लोग पीछे छोड़ देंगे, यानी इस्लाम सबसे पहला बन जाएगा कि जितने लोग उनके फॉलोवर्स है। देखिए आप देख सकते हैं विथ ओवर 2 बिलियन फॉलोवर्स, 2 बिलियन फॉलोवर्स है, और 2050 तक क्रिश्चियनिटी जो कि फर्स्ट नंबर पे रहता है उसको भी पीछे छोड़ देंगे। और अगर मैं कॉन्टिनेंट वाइज बताती हूँ, ये देखिए एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया कि इसमें कितनी कितनी पॉपुलेशन है आपको दिख रहा होगा। और वर्ल्ड की अगर आप देखते हैं तो 24.9 ये कॉन्टिनेंट के हिसाब से कि कितने कहां पर मुस्लिम है, कितने मेजॉरिटी है। और देखिए अब जो अगला सवाल मैं आपसे करने वाली हूं उसका जवाब आप लोग मुझे देंगे कि मैंने आपको पूरी सिचुएशन बता दी, मैंने आपको बता दिए कि कैसे हालात हैं, लेकिन अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अब क्या दुनिया में तबाही बढ़ेगी या रुकेगी। जिस तरीके से हालात इस वक्त हैं, जिस तरीके से सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोई भी वहां पर मिडिल ईस्ट में मानने के लिए तैयार नहीं है, एक तरफ रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, एक तरफ इधर मिडिल ईस्ट में हालात खराब हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये तबाही बढ़ेगी या रुकेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय चाहिए। और देखिए अब आगे क्या होगा उसके लिए तो मैं शो कर ही दूंगी। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।